2014 नहीं है, ये 2024 का चुनाव होगा और बड़ा महत्वपूर्ण होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को क्या उम्मीद थी कि कांग्रेस इतना मजबूत हो पाएगी, या अचानक एक साल में भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का नजरिया बदला है? पिछले 6-7 महीने में किसी की राहुल गांधी को पप्पू कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। आज जिस स्थिति में वो है, कांग्रेस पार्टी है, जिसको आप 19 में डी रिकॉग्नाइज कर रहे थे, जिसको 1.5 साल पहले तक आप गिनती में लाने को तैयार नहीं थे, आपको उससे और उसके नेता को आज रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज योर प्रिंसिपल ऑपोजिशन, यानी कि आपके मुख्य विपक्ष के तौर पर। अब ज्ञान जी, बीच में ये बात है कि जब संघ हिंदुत्व की राजनीति करता है तो मुस्लिम कहाँ खड़े होते हैं? कौन सी पार्टी ऐसी है जो मुस्लिम हितों का संरक्षण करती है? और क्या ये वो दौर आ गया है, संघ अपनी इस कोशिशों में कामयाब हो गया है कि कोई भी पार्टी अब खुल के मुस्लिमों की बात नहीं कर पाती, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति हावी होती जा रही है? तो मुस्लिम क्या अपने आप को ठगा हुआ अकेला महसूस कर रहे हैं, या इस दौर में भी मुसलमानों की बात होगी? सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि वो सीधे तौर पर ये ना दिखे कि वो हिंदुओं के खिलाफ है और बीजेपी को मदद मिले, इसीलिए ये सॉफ्ट हिंदुत्व का स्टैंड है। लेकिन एक बताइए, एक कम्युनिटी है जिसके जो 30 करोड़ की आबादी है, उसको ये नहीं लगता होगा कि हमारी खुल के हमारी वकालत करने वाला कोई नहीं है, हमें इस तरह उपेक्षित हुआ रहा है, हमारे साथ मॉब लीचिंग हो रही है, हमें लाइन हमें हम एक तरफ ढकेल दिया गया है समाज में, लेकिन खुल के कोई ये बात नहीं कह पाता कि हम मुसलमानों के साथ हैं। अगर ओवैसी करते हैं तो कह दिया जाता है ये तो बीजेपी की बी टीम है। तो कोई मुस्लिम लीडरशिप डेवलप ही नहीं कर पाई किसी पार्टी में आजादी के बाद, कोई हुआ ही नहीं अब्दुल कलाम जैसा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है। ये अजीब बात है और बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी आपके प्रोग्राम में सुनने ये बात। मुसलमानों को रिप्रेजेंट हिंदुओं ने किया है। अब ज्ञान जी, किसी पार्टी में इतनी हिम्मत है जो ये कह दे कि हम किसी राज्य का मुख्यमंत्री मुसलमान बना देंगे? बताइए, नहीं कह पाएगा ना मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ, कतई नहीं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। 2024 का चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, चुनौतियां हर तरफ से बढ़ रही हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए बढ़ रही है। किसी के लिए भी आसान नहीं है, सबके लिए सबको समझ आ रहा है कि ये अगर चुनाव गया तो फिर कैरियर गया, पार्टी गई। क्योंकि इंडिया गठबंधन के सभी नेता मान रहे हैं कि अगर दोबारा मोदी जी आ गए तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। सब लोग कहने लगे संविधान खत्म हो जाएगा, चुनाव ही खत्म हो जाएंगे, मोदी जी एकाधिकार कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं। गठबंधन बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बिफर गए, मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर कांग्रेस पे हमला कर दिया, बदले में कांग्रेस के नेताओं ने भी किया, तो बाद में राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस पे कमेंट मत करिए। मतलब एक गठबंधन टूटते टूटते फिर बचा। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की सबसे मजबूत रणनीति बनाना चाहती है कांग्रेस, और ये भी जानती है कि अगर उत्तर प्रदेश में जरा सा भी चूके तो बहुत मजबूत स्थिति हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि जो नुकसान है, जो बंगाल में नुकसान है, जो महाराष्ट्र में नुकसान है, जो कर्नाटक में नुकसान है, जो बिहार में नुकसान है, उसकी वो भरपाई करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से। कांग्रेस के कुछ नेताओं का ने कहा कि भाई मायावती से ज्यादा बढ़िया होगा, दलित वोट शिफ्ट हो जाएगा कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि भविष्य में खड़गे जी के नाम पर दलित वोट बहुत इकट्ठा हो सकता है, जब ये बात चलेगी कि कांग्रेस पहली बार करने जा रही है कि देश को एक दलित प्रधानमंत्री दे दे। भले ये बड़े लेवल पे ना कहें, क्योंकि इंडिया गठबंधन है, गठबंधन के नेता नाराज हो सकते हैं कि आप पहले प्रधानमंत्री कैसे चुन सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बी टीम ये बात को कहेगी लगातार दलितों के बीच में कि अगर गठबंधन बनता है, कांग्रेस की ज्यादा सीटें आती हैं, तो देश को पहली बार एक दलित प्रधानमंत्री मिल सकता है। और ये बात बड़ा अपील भी करती है, दलितों में जाती है, उनके अंदर लगता है कि देश में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद उनके अधिकार उनको कभी मिले नहीं, और अगर उनको लगता है कि ये अधिकार मिलने जा रहे हैं, ये अधिकार मिल सकते हैं, तो निश्चित रूप से चेतना का विकास होगा। लड़ाई मंडल बनाम कमंडल पर टिक जाती है। कांग्रेस के संग समस्या ये है कि मुस्लिमों के अंदर बहुत ज्यादा रुझान हुआ है कांग्रेस के प्रति, पूरे देश में हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह राहुल गांधी ने संघ पर हमले किए हैं, उसने मुस्लिमों के मन में एक उम्मीद जताई है कि कोई तो पार्टी ऐसी है जो मुसलमानों के लिए बात करने की तैयारी कर रही है। लेकिन अभी भी कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व कर रही है। संघ ने जो
एक रणनीति बिछा दी है, चौसर बिछाई है उसने पॉलिटिकल पार्टियों को, यहाँ तक तो घेर दिया है कि कोई खुल के मुसलमानों की बात नहीं कर पा रहा। जैसे एक टाइम में कांग्रेस करती थी, फिर उसके बाद में मुलायम सिंह यादव करते थे, मुलायम सिंह को तो मुल्ला मुलायम कह दिया गया था। लेकिन अब जो संघ की, जो भाजपा की घेराबंदी है, तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति सब करने लगे हैं। कांग्रेस के सामने ये परेशानी है, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने परेशानी है कि वो पिछड़ों की बात किस अधिकार के है तो किस सीमा तक कहे। डर यह है कि भाजपा का जो बेस वोट है, वो ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, कायस्थ है। अगर बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ों की बात करेगी तो इस ये बेस वोट जो है, इसमें नुकसान होने की उसको उम्मीद है। अब पंडित जी पे वोट ना हो, ठाकुर जी पे वोट ना हो, लेकिन गांव में माहौल बनाए रखते हैं और इकट्ठे कर रहे रहते हैं जातियों को। तो बीजेपी बहुत सफाई के साथ चाहती है कि जातियों की बात ना हो, मंदिर की बात हो, धर्म की बात हो। उसका सारा संतुलन ये है कि जाति पे ना फोकस होकर धर्म पे फोकस हो। तो 2024 का जब शतरंज बिछेगी तो ये सारी बातें सुनाई पड़ेंगी। तो आज मैं इन सब मुद्दों पे बात करूंगा। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है अवज्ञान प्रकाश, आपने देखा है तमाम लंबे समय तक वो एनडीटीवी में काम करते रहे, उनके बेहतरीन शो, बहुत जबरदस्त शो एबीपी और तमाम जगह पे आपने देखे होंगे। बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छी किताब लिखी है, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। इन तमाम मुद्दों पर मैंने उनसे बात करी है। मैं रिक्वेस्ट है आपसे कि हमें सब्सक्राइब करिएगा, नीचे ज्वाइन बटन दबाइएगा, पूरा इंटरव्यू सुनिएगा, आपको मजेदार बात लगेगी। राजनीति से जुड़ी कुछ ज्वलंत मुद्दों पर मैंने उनसे बात की है। चलते हैं अवज्ञान प्रकाशी के पास। स्वागत है अवज्ञान प्रकाशी, और मैं बड़ा आभारी हूँ, आपने 4 PM के लिए समय दिया। देश में राजनीति बिल्कुल पीक पे है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव सिर पर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान खास तौर से बड़ा महत्वपूर्ण है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में माना जा रहा है कि कांग्रेस आसानी से सरकार बना लेगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश में बड़ा भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी विरोध हुआ। खबर आई कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह के सामने उनके गार्ड को पीट दिया गया, बीजेपी में लाठी घूंसे चले हैं, ये कभी होता नहीं था। सिंधिया के महल के सामने प्रदर्शन हुआ। क्या फीडबैक है आपके पास? आप तो पूरा देश घूमते रहते हैं, तमाम आपके पॉलिटिकल रिलेशन हैं। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है इन 5 राज्यों के चुनाव? ये दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं पहले दिन से देखिए बात आपको कहता आ रहा हूँ। हालांकि बीजेपी का एक हिस्सा इसको डिसमिस करता है, लेकिन मैं लगातार कह रहा हूँ कि ये 2014 नहीं है और ना ही ये 2019 है, ये 2024 है। तो इस थ्योरी को बार बार बनाकर डिसमिस कर देना कि राज्यों के चुनाव का असर लोकसभा पे नहीं होता, मैं इसे कतई नहीं मानता। और मैं संजय आपके पॉपुलर प्रोग्राम में वापस क्लैरिफाई कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त राजनीति वक्त के साथ बदलती है। तब की राजनीति अलग थी। 14 में कांग्रेस बुरी तरह से गिरी थी, 19 में कोई अपोजिशन नहीं था। तो वो सिचुएशन और आज की सिचुएशन को एक मानना बिल्कुल ही मेरे हिसाब से गलत होगा। इसीलिए ये सारे राज्यों के चुनाव बहुत 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 महत्वपूर्ण है, विपक्ष के लिए भी और रूलिंग पार्टी के लिए भी। अब जैसे मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए, मैं आपकी रिपोर्ट्स देख रहा था मध्य प्रदेश में, आप तमाम जगहों पे गए, मैंने बहुत मध्य प्रदेश कवर किया है। अब खुद ही आपको सेंस मिला होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी विभाजित है बीजेपी। पॉइंट मेरा क्या है कि इतनी विभाजित बीजेपी बहुत समय से वहां, तो आप उसको सॉल्व क्यों नहीं कर पाए? आप उसको नहीं सॉल्व कर पाए ना। अल्टीमेटली चुनाव के वक्त वो आपके सर पे प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो ये सब चीजें तो आपके सेंट्रल लीडरशिप का काम था कि इसको कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल पहले सॉल्व करके। तो याद है मैंने फिर आपको बोला कि कैलाश जोशी के जमाने से सबसे संगठनात्मक तौर पर ऑर्गेनाइज बीजेपी मध्य प्रदेश की मानी जाती है। तो आप उसको नहीं ऑर्गेनाइज कर पाए तो आपको उसका नुकसान होगा। दूसरी बात मत भूलिएगा कि आई बनी थी सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, और उसके बाद जोड़ तोड़ करके, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत बड़ा रोल है, आपकी बनी। तो तब से जो इंटरनल डिस्कंटेंट है, जो नहीं बन पाया, जिसको महत्व नहीं मिल पाया, राजनीति में आप जानते हैं ईगोस बहुत होते हैं, ईगो के बहुत टकराव होते हैं, तो उसको आप एड्रेस नहीं कर पाए ना। अब आप तो 15 दिन पहले उसको या 20 दिन पहले उसको एड्रेस करके कहां तक एड्रेस कर पाएंगे? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चूंकि 2014 नहीं है, ये 2024 का चुनाव होगा और बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या उम्मीद थी कि कांग्रेस इतना मजबूत हो पाएगी, या अचानक एक साल में
भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का नजरिया बदला है। हाँ, ये तो देखिए मैंने हमेशा कहा है, और इसके लिए मुझे कांग्रेस के कुछ लोगों का फोन भी आया। तो मैंने हमेशा एक बात कही है कि ये इस बात से साबित होता है, आकलन होता है, कि पिछले 6-7 महीने में किसी की राहुल गांधी को पप्पू कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। वरना जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी है, वो आप जानते हैं कि कितने सालों से बुरी तरह से लगी रहती थी। कुछ भी राहुल गांधी कहे और करे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क था कि पप्पू है और डिसइंटरेस्टेड पॉलिटिशियन है। तो उस छवि से तो राहुल गांधी ने अपने आप को निकाला, और साथ में कांग्रेस को, नेचुरली अगर वो लीडर है तो उन्होंने कांग्रेस को पूल किया है। तो अब आप ये चीज नोटिस करिए, हाँ, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म राहुल गांधी का हो रहा है, विपक्ष सरकार उस पर प्रहार कर रही है, वो सब ठीक है, वो होता है राजनीति में। लेकिन आप किसी को डेरोगेटरी तौर पर डिफेम कर दे, अरे क्या ये संजय बड़े 4 PM न्यूज चलाते हैं, कौन है ये, वो नहीं है सिचुएशन। यू आर नाउ बाउंड टू रिकॉग्नाइज हिम। अच्छा लगे बुरा लगे, ये सियासत है, लेकिन आज इस स्थिति में वो है, कांग्रेस पार्टी है, जिसको आप 19 में डी रिकॉग्नाइज कर रहे थे, जिसको 1.5 साल पहले तक आप गिनती में लाने को तैयार नहीं थे, आपको उससे और उसके नेता को आज रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज योर प्रिंसिपल ऑपोजिशन, यानी कि आपके मुख्य विपक्ष के तौर पर। अब ज्ञान जी, एक बात बड़ी आती है कि संघ जो है वो नाराज है, संघ खुश है, ऐसी तमाम बातें संघ की और मोदी को लेकर आती रहती हैं। ये क्या आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी वाला संघ है, या संघ बदल गया है? संघ की उतनी बड़ी भूमिका है भी या नहीं है? क्योंकि हम लोग भली बातें करते रहे, पन्ना प्रमुख और ये प्रमुख, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें जो शहरों मोहल्लों में पहले शाखाएं लगती हुई दिखती थी, वो अब नहीं दिखती। या तो लोगों के पास समय नहीं बचा है, या फिर ऐसा है कि मोदी जी ने बहुत भाव नहीं दिया है। भाजपा और संघ के रिश्ते को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, भाजपा और संघ के रिश्तों में जब भी बीजेपी पावर में आई है, हमेशा से कुछ ना कुछ अनबन रही है, टकराव रहा है, वैचारिक रहा है। अटल जी को के समय में तो सरसंघ चालक से बहुत अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भी बड़े गहरे और गंभीर मुद्दों पर टकराव रहा है। बड़ी इतिहास की कहानी है, सब मैंने अपनी आंखों से देखी है। अब वही स्थिति है। देखिए, पहले तो संघ चूंकि बैकरूम से ऑपरेट करता है, तो संघ का फ्रंटल पोजीशन जानना बहुत मुश्किल होता है। पहली बात, ठीक है, कि क्या टकराव है, अब ये गॉसिप है, ये कितना सच है, क्योंकि वो तो कभी बोलते नहीं, ठीक है, उनके यहाँ से तो कोई आप बात को कभी सुनेंगे नहीं। हाँ, मोहन भागवत की तरफ से कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं जो लगता है इस सरकार के ही खिलाफ है, तो उसी के माध्यम से आप उसको रीड करते हैं। लेकिन ये दो राय नहीं है कि वो उनकी रीढ़ की हड्डी है। अगर संघ नहीं है और संघ इनएक्टिव हो जाए या कमजोर पड़ जाए या उनके लिए काम नहीं करे, तो बीजेपी का कोई चुनाव जीतना असंभव सा हो जाता है। हमने सालों साल इस बात को देखा है। अब आपका प्रश्न जो है वो बहुत अहमियत रखता है कि इस तरह की स्थिति में जब आपने एक व्यक्ति को ब्रांड लार्जर देन लाइफ बनाकर खड़ा कर दिया, और ये आपका एक पैटर्न था, अच्छा बुरा उसमें आपको खूब सफलता मिली। नरेंद्र मोदी ने आपको जितनी इलेक्टोरल सफलता दी है, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के जन्म से उसको आज तक इतनी सफलता नहीं मिली है। तो आपने एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द पूरी एक पार्टी को बना दिया और वो पार्टी से ऊपर उठ गए। अब पीछे है संगठन, ठीक है, जो कि बहुत सारे फैसलों में साथ होता है, उनके बहुत सारे काम होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, एक थ्योरी में आपको बता रहा हूं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड डिस्कस्ड थ्योरी है, आपको जानना चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कि हमेशा ये पाया गया है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया में भी वो सच है, कि जब भी कोई भी स्थिति में जब भी ऐसा होता है कि आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ऑफशूट, पॉलिटिकल ऑफशूट पावर में आ जाती है, सत्ता में आ जाती है, तो आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत लाभ होता है, उसका नुकसान नहीं होता। वामपंथ को भी अगर आप देखिए तो उसके भी उदाहरण है, रशिया के इतिहास में चले जाइए, उसके भी उदाहरण है। तो ऐसा नहीं कि संघ का कोई नुकसान होता है अगर
भारतीय जनता पार्टी पावर में आती है। हाँ, ये जरूर है कि संघ के अपने एजेंडे हैं जो वो चाहती है कि वो उस हिसाब से पूरे हों जैसा वो अपनी बहुमत की सरकार से उम्मीद करती है। अब ज्ञान जी, बीच में ये बात है कि जब संघ हिंदुत्व की राजनीति करता है तो मुस्लिम कहाँ खड़े होते हैं? कौन सी पार्टी ऐसी है जो मुस्लिम हितों का संरक्षण करती है? और क्या यह वो दौर आ गया है, संघ अपनी इस कोशिशों में कामयाब हो गया है कि कोई भी पार्टी अब खुल के मुस्लिमों की बात नहीं कर पाती, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति हावी होती जा रही है? तो मुस्लिम क्या अपने आप को ठगा हुआ अकेला महसूस कर रहे हैं, या इस दौर में भी मुसलमानों की बात होगी? देखिए, मुसलमान हमेशा से वोट बैंक रहे हैं, कहने में बहुत गलत लगता है मुझे, पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कह रहा हूँ, लेकिन कड़वी सच्चाई, उत्तर प्रदेश से हम दोनों आते हैं। और इस किताब को भी मैं बार बार रेफर करता हूँ, अपनी ही किताब को, फ्रॉम लखनऊ टू न्यूटन, द पावर एंड प्राइड ऑफ यूपी, बिकॉज इसमें भी इस बात का जिक्र है कि कैसे सबने उसको अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के जो है वो मुस्लिम वोट को और मुस्लिम वोटर को यूज किया है, इस्तेमाल किया है अपने लिए सत्ता में आने को। तो अब क्या है कि चूंकि मेजॉरिटेरिज्म चला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ, बैकवर्ड जो है वो हिंदुआइजेशन के जरिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया, तो अब सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि वो सीधे तौर पर ये ना दिखे कि वो हिंदुओं के खिलाफ है और बीजेपी को मदद मिले। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बारीक प्रश्न है। इसीलिए ये सॉफ्ट हिंदुत्व का स्टैंड है। चाहते वो ये कि हिंदू जो उनको वोट दे रहा है, 38% ही वोट बीजेपी को मिला है, बाकी वोट तो इधर है ना, और उसमें बहुत बड़ा कास्ट का फैक्टर है। उसके साथ अगर आज के सेंसस को हम देखें तो शायद, मैं आंकलन तो नहीं कर रहा हूं, एक असेसमेंट या जैसे कह सकते हैं शायद 20% होगा मुसलमान वोट। मैं शायद बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास आंकड़े नहीं है। तो यही इसीलिए ये सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हो रही है कि वो 20% भी हमारे साथ रहे, और बाकी जो नया हिंदू वोट हमको वापस हासिल करना है, जो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़े स्वरूप में चला गया और 303 सीट उनकी आ गई, वो हमको वापस हासिल करना, और इसीलिए मजबूरी में वो ये सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ले रहे हैं। लेकिन एक बताइए, एक कम्युनिटी है जिसके जो 30 करोड़ की आबादी है, उसको ये नहीं लगता होगा कि हमारी खुल के हमारी वकालत करने वाला कोई नहीं है, हमें इस तरह उपेक्षित हुआ रहा है, हमारे संग मॉब लीचिंग हो रही है, हमें लाइन हमें हम एक तरफ ढकेल दिया गया है समाज में, लेकिन खुल के कोई ये बात नहीं कह पाता कि हम मुसलमानों के साथ हैं। अगर ओवैसी करते हैं तो कह दिया जाता है ये तो बीजेपी की बी टीम है। तो मुसलमानों के मन में भी आता होगा ना, कोई पार्टी तो ऐसी हो जो खुल के बात करे कि हाँ, हम मुसलमानों के साथ खुल के हैं, उनके मुद्दों को, उनके बुनियादी मुद्दों की बात करते हैं। लगता है कांग्रेस इतना करने की हिम्मत कर पा रही है? नहीं, अभी तो कोई नहीं कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है इसकी हिम्मत। और मैंने कहा ना कि आप हिंदुस्तान के इतिहास के बाद देखिए ना, जब से आजादी हुई है हिंदुस्तान की, ये भाई आप जो सवाल पूछ रहे हैं सरलता से, लेकिन ये बड़े गहरे विषय है, बहुत शोध के विषय है कि कोई मुस्लिम लीडरशिप डेवलप ही नहीं कर पाई किसी पार्टी में आजादी के बाद। कोई हुआ ही नहीं अब्दुल कलाम जैसा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है कि उनको रिप्रेजेंट, अंततः ये अजीब बात है और बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी आपके प्रोग्राम में सुनने के बाद, मुसलमानों को रिप्रेजेंट हिंदुओं ने किया है। ठीक है, मुलायम सिंह यादव हो उत्तर प्रदेश में, कोई ममता बनर्जी हो वेस्ट बंगाल में, मैं आज के नेताओं की बात कर रहा हूं, लालू यादव हो बिहार में, तो रिप्रेजेंट उन्होंने किया है अपनी कास्ट के कॉम्बिनेशन के साथ बैठाकर। तो दिक्कत यह है कि मुसलमानों ने अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए इतने साल हो गए आजादी के, लेकिन अपनी एक लीडरशिप वो नहीं खड़ी कर पाए जो उनको एकजुट करके असर्ट करे और कहे कि हमारा हक ये है, हम खाली एक वोट बैंक के तौर पर बार बार इस्तेमाल नहीं होंगे। और बीजेपी समझती इस बात को और उसने उसका फायदा लिया है, जो कि मेरे हिसाब से गलत नहीं है। अब ज्ञान जी, किसी पार्टी में इतनी हिम्मत है जो ये कह दे कि हम किसी राज्य का मुख्यमंत्री मुसलमान बना देंगे? कतई नहीं कह पाएगा ना कोई। मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ, कतई नहीं, एकदम नहीं कर पाएगा ना कोई ना। तो फिर संघ के आधार पर कह देंगे, लेकिन ये कहने की हिम्मत नहीं रखेंगे कि हम मुसलमान को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो एक तरह से देखा जब अपने शबाब पे थी, जब, और ये किताब में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का पूरा इतिहास,
कांग्रेस कोलैप्स एक चैप्टर है। कांग्रेस ने सिर्फ सवान ठाकुर और पंडित मुख्यमंत्री बनाए, कांग्रेस ने बनाया कोई मुसलमान मुख्यमंत्री? कोई बात है, कभी नहीं मनाया, जब शवाबी तभी नहीं मनाया। तो एक बार मुझे बताइए कि एक तरह से संघ का तो एजेंडा पूरा हो गया, आरएसएस का एजेंडा पूरा हो गया। आरएसएस चाहती थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी खुल के मुसलमानों की बात ना कर सके। एक टाइम में कांग्रेस इनडायरेक्ट वे में मुसलमानों के संग खड़ी नजर आती थी। मुलायम सिंह तो खुल के नजर आते थे खड़े होके, मुल्ला मुलायम लोग कहने लगे थे उनको। तो संघ का ये एजेंडा कि कोई मुसलमानों की बात ना करे, एक तरह से पूरा कर लिया संघ ने अपना। हाँ, अगर आप उसको उस नजरिए से देखिए तो कर लिया, क्योंकि ये तो सच था और इस बात पर पहले भी बहस हुई और लिखा भी गया है और बहुत स्कॉलर्स ने भी लिखा है, जर्नलिस्ट राइटर्स ने लिखा है कि देखिए ओवर अपीजमेंट जो कांग्रेस की गलती है, ओवर अपीजमेंट में अगर आप फंस जाएंगे और संतुलन नहीं कर पाएंगे मेजॉरिटी के साथ, अगर वो संतुलन नहीं बैठा पाएंगे तो आपको उसका नुकसान होगा और अंततः उसका नुकसान उनको हुआ, जिसकी वजह से ही तो इतना बड़ा उदय हुआ भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अज्ञान तो जी उन्होंने मुसलमान कह रहे हैं आज की तारीख में संघ उस एजेंडे को फॉलो करवा रहा है, लेकिन ज्ञान जी कांग्रेस भी कहाँ दे पाई। मान लीजिए मैं नौकरशाही की बात करूं, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि देश नौकरशाही चलाती है, तो तिहाई 30% आबादी के हिसाब से मुसलमानों को हक मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में अगर 400 आईएएस आईपीएस 400 आईएएस अफसर हैं, 120 मुसलमान होने चाहिए थे। 10वीं 12वीं नजर 10-12 नजर भी नहीं आते। मुसलमानों की बुनियादी शिक्षा की बात नहीं करी, लेकिन क्योंकि जो उनके शिक्षण का की पद्धति है, जो शिक्षण का सिस्टम है, उसकी वजह से वो नहीं निकल कर आ पाते। लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल उनका होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, खुल के लोग बोले बिल्कुल होना चाहिए उनका रिप्रेजेंटेशन। तो अब ये सारे मुद्दे जब ओवैसी उठाएंगे पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, और उनको कुछ भी कह लीजिए, आप बीजेपी की बी टीम कह लीजिए, मुसलमानों को नेता कह लीजिए, लेकिन मुद्दे उठाएंगे, तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले इन सब सवालों का जवाब कैसे देगी? कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी, कांग्रेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैंने अभी हाल में एक इंटरव्यू में एक बात कही थी और बड़ा अच्छा लगा राहुल गांधी ने जब ये यात्रा की और बाहर निकल के आए, लोगों से कनेक्ट किया, उस मौके का फायदा उठाया, अपनी छवि बदली, अपनी पार्टी की छवि बदली, बहुत कुछ किया राहुल गांधी ने, इसमें कोई राय नहीं। उसके लिए मेहनत लगती है, उन्होंने की वो मेहनत। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था एक राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम पर कि राहुल गांधी को जिससे अंग्रेजी में कहते हैं ही हैज टू वॉक द टॉक, जो वो कह रहे हैं कभी अगर वो सत्ता में आए तो उनको वो करके भी दिखाना पड़ेगा। चाहे वो बैकवर्ड की बात करें, चाहे वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, वो फिर उनको करके दिखाना पड़ेगा। ही विल हैव टू वॉक द टॉक। जो भी गठबंधन की सरकार बनती है, जो भी स्वरूप बनता है, तो वो बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वही तो संदेश लेकर जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना ज्ञान जी, कांग्रेस के सामने ये परेशानी की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने भी कम परेशानी नहीं है। पिछड़ा 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 ये राग सवाल आप रहे हैं, और ये बात ठीक भी है कि इस समय 2024 के चुनाव में पिछड़ी जातियों की भूमिका सबसे मुखर रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के सामने परेशानी ये है कि जो उसका बेस वोट है वो भली कम हो, जिसमें ठाकुर है, जिसमें पंडित हैं, जिसमें बनिया है, जिसमें कायस्थ हैं, खासतौर से दो जाति ठाकुर और पंडित। वोट प्रतिशत कम हो, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बड़ा प्रभुत्व रखते हैं। ठाकुर साहब गांव में अपने लट चलाते हैं, पंडित जी दिमाग चलाते हैं, जातियों को संतुलन बनाए रखते हैं, अपने पास वोट बैंक रखते हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा पिछड़ी जातियों की बात करती है तो उसे डर है कि उसका जो सबसे सॉलिड वोट बैंक है, ये जातियां, ऊंची जातियां इसको कहते हैं, ये ज्यादा पिछड़ी बात करने से खिसक ना जाए। पिछड़ी जातियों की बात कांग्रेस खुल के कर रही है, बाकी पार्टियां लालू यादव, अखिलेश यादव और जितनी पार्टियां वो सब खुल के कर रही हैं। तो भाजपा के सामने भी ये परेशानी है कि वो करे क्या। पिछड़ी जातियों की ज्यादा वकालत करते हैं तो ऊंची जातियां जाती हैं, ऊंची जातियों की वकालत करते हैं पिछड़ी जाति जाती हैं। मंडल बनाम कमंडल, ये आप किस नजरिए से देखते हैं 2024 में? सबसे बड़ी चुनौती है। एकदम सही सवाल आपने किया है। मेरी किताब में 2 चैप्टर जाति पर है, 2 चैप्टर कास्ट क्रिमिनलाइजेशन पर है, इसीलिए मैंने उत्तर प्रदेश लिखा है और हिंदी की किताब पर लिखना चालू कर दिया है। सबसे बड़ी चुनौती यही है बीजेपी की, क्योंकि बैकवर्ड हिंदुआइजेशन से बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि बीजेपी का चमत्कार 2014 में
शुरू हुआ उत्तर प्रदेश से, और उसके बाद पूरे देश में उसने खड़ा कर दिया बीजेपी को। तो बीजेपी के लिए तो बहुत स्पष्ट है कि उसको कैसे बैलेंस करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी जाने। रिप्रेजेंटेशन तो मिला नहीं, ठाकुर मुख्यमंत्री मिले, जैसे उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण लीजिए। तो ये बीजेपी की चुनौती होगी। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी को जब बैकवर्ड के इतने बड़े चेहरे के तौर पर रखा गया तो उसका रिस्पांस मिला। आप मायावती के लॉस से इसको, उनके नुकसान से इसका आकलन कर सकते हैं, लेकिन एकदम वाजिब सवाल है कि सवर्ण को कैसे मना कर रखना है और साथ में बैकवर्ड को कैसे मना कर रखना है, क्योंकि जो इंडिया अलायंस है उसमें ज्यादा जाति के आधारित नेता हैं और उनको ज्यादा उम्मीद होगी कि जो जाति आधारित वोट है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे। तो उसको रोक पाना अलोंग विद अपर कास्ट, ये बीजेपी का बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ज्ञान जी, आखिरी सवाल, 2024 बहुत पास है, इंडिया बनाम एनडीए, इसमें आज के माहौल में किसकी बढ़त देख रहे हैं? बराबर के आधार पर देख रहे हैं, किसी एक की बढ़त देख रहे हैं, किसके सामने क्या परेशानी देख रहे हैं? नहीं, चुनौतियां दोनों के सामने बहुत तगड़ी है। इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आपसी कोऑर्डिनेशन वो कैसे करते हैं और किस तरह से वो जो है सबको टिकट बांटते हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा चुनौती होगी। 1-on-1 का फॉर्मूला अगर वो अचीव कर पाते हैं कि एक तरफ उनका उम्मीदवार है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का, ये बहुत बड़ी चुनौती है। एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी की अभी आपने डिस्कस की, सवर्णों और बैकवर्ड के बीच का संतुलन बनाना, दोनों का वोट बीजेपी को हासिल हुआ है। तो अभी बहुत कुछ होना मेरे हिसाब से बाकी है। इसीलिए मैंने कहा है, फिर इसी बात पर हम अंत कर सकते हैं कि ये जो असेंबली इलेक्शन है ये 2024 को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे, और मैं उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा और उसके नतीजों का इंतजार करूंगा। फिर देखूंगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी खासतौर पे इंडिया अलायंस में किसका एडजस्टमेंट किस तरह से करती है, ताकि वो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में, मेरी बात समझिए, सीधे कॉन्टेस्ट में आए भारतीय जनता पार्टी से। वहीं से गेम चेंजर होगा। और मैंने आपको बताया भी था पहले संजय कि देखिए, जो कास्ट सेंसस है, कास्ट का जो मसला है, जाति एक हकीकत है, उससे मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं है। ये वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स होगा 2024 के चुनाव का, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिज्ञान जी, आपने अपना कीमती समय दिया और बातचीत करी। हम आपसे लगातार फिर एक बार और संपर्क करेंगे कुछ दिनों बाद, जब नतीजे आएंगे उससे पहले भी, और आपसे चर्चा करेंगे राजनीति की। मजा आता है आपसे बात करके। शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से आप लोकप्रिय होते रहे, क्योंकि आपके प्रोग्राम के बाद जैसी रिस्पांस मुझे आता है तो मैं समझ जाता हूं कि सही और सटीक लोगों ने आपका प्रोग्राम देखा। शुभकामनाएं। तो सुना आपने, ये थे अभिज्ञान प्रकाश, और हम बात कर रहे थे मुद्दों पर, बुनियादी मुद्दों पर। 2024 में इंडिया बनाम एनडीए, किस गठबंधन की कितनी भागीदारी रहेगी, कौन मजबूत रहेगा। मुझको उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी बातचीत। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा। आपका प्यार हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। शुक्रिया, थैंक यू।